हेलो स्टूडेंट। आज अपन राजनीति विज्ञान में अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, दूसरे महायुद्ध के बाद समाज विज्ञानों के अध्ययन के लिए एक नया ही रूप या दिशा, जिसको अपन बोल सकते हैं, वह सामने आया। वह था अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति। ये माना गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में वह क्रियाशील रहता है। उसके जीवन का सिर्फ एक पहलू नहीं हो सकता, बल्कि आर्थिक है, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक आदि उसके अनेक पहलू होते हैं। तो क्योंकि मानव का जो सामाजिक जीवन है और उसके जो पहलू है वो एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए तमाम सामाजिक शास्त्र भी जितने भी हैं उनका एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए होने से उनका अलग अलग अध्ययन नहीं किया जा सकता। एक अध्येता जो एक विषय का अध्ययन कर रहा है, उसको अन्य विषयों के अध्ययन करने वालों से तालमेल बनाना होगा, तभी वह किसी भी विषय का विस्तार से अध्ययन कर सकता है। ये जो नई पद्धति सामने आई, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति, इसका जन्म व्यवहारवाद के जन्म के बाद हुआ। देखिए, अपन परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन किया था उसमें राजनीति विज्ञान को एक अलग विषय माना गया, जबकि व्यवहारवादी जो विचारक थे उन्होंने ये कहा कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जोड़कर ही कर सकते हैं, उनसे अलग नहीं कर सकते। देखिए, 18वीं शताब्दी से पहले जो विभिन्न सामाजिक विज्ञान नहीं थे, समाज का अध्ययन जो है वो दर्शन से जुड़ा हुआ था, अलग अलग इकाइयाँ नहीं थी। 18वीं शताब्दी के बाद जैसे अपन एडम स्मिथ ने राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक नवीन विषय स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उसका विरोध किया गया। काम्टे, जिनको समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि तमाम सामाजिक घटनाएं वो मूल रूप से परस्पर आपस में जुड़ी हुई होती है। किसी एक सामाजिक घटना का या समाज के पहलू का अलग से अध्ययन करना एक तरीके से व्यर्थ माना जाएगा, वो संपूर्ण अध्ययन नहीं माना जा सकता। 19वीं शताब्दी में फिर अपन कार्ल मार्क्स पढ़ते हैं, तो कार्ल मार्क्स ने जोरदार शब्दों में इस बात का विरोध किया था कि सामाजिक घटनाओं का अलग अलग अध्ययन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक घटनाएं एक दूसरे पर आधारित भी होती है और एक दूसरे से संबंधित भी होती है। अतः समाज विज्ञानों की जो एकता है उसके अनुसार ही हमें राजनीति विज्ञान का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। इससे पहले भी, व्यवहारवाद के उदय से पहले भी, यदि अपन राजनीति विज्ञान के प्रारंभिक स्वरूप में देखें, जैसे अपन प्लेटो की रचना रिपब्लिक पढ़ते हैं, तो प्लेटो ने आदर्श राज्य का परिवार, शिक्षा, नैतिकता या उत्पादन, वो साम्यवादी संबंधी विचार भी देता है। तो उसकी जो रिपब्लिक रचना है उसमें एक तरीके से अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति का ही प्रयोग किया गया। फिर अरस्तु की रचना जो पॉलिटिक्स आई, उसमें भी राजनीति के साथ आर्थिक संबंधों को जोड़कर उसकी रचना की गई। कार्ल मार्क्स है, एंजल्स है, रूसो, इन्होंने तो जैसे समाज की वर्ग संरचना है, औद्योगिक विकास है या अर्थव्यवस्था है, उसको राजनीति विज्ञान के साथ जोड़कर उसका अध्ययन किया। उसके बाद अपन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में 1908 में जो ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ग्राहम वालास की रचना थी। अपनी इस पुस्तक में वालास ने यह कहा कि यदि आपको राजनीतिक व्यवस्था की प्रक्रियाओं को समझना है तो मनोवैज्ञानिक पद्धति और मनोविज्ञान का अपने को प्रयोग करना ही पड़ेगा, या इस विषय का अपने को सहारा लेना ही पड़ेगा। फिर अपन उसके बाद में देखते हैं द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये ऑर्थर बेंटले की पुस्तक थी। इसमें भी उन्होंने भी राजनीति विज्ञान का संबंध अन्य जो समाज के संगठन होते हैं, चाहे वह राजनीतिक दल है या अन्य कोई भी दबाव समूह है या सामाजिक संगठन है, वो राजनीति से भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उनका जोड़कर ही अध्ययन किया जा सकता है। अब देखिए, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का अर्थ क्या है। यदि अपन राजनीति विज्ञान के संदर्भ में देखें, तो जब राजनीति विज्ञान का अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के साथ एक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए जोड़कर, तो वह अध्ययन क्या कहलाएगा? अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन। यानी राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र, इतिहास है, कला, विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इन विषयों के साथ जब संबंध स्थापित करके राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। और ये व्यवहारवादी उपागम के या आधुनिक दृष्टिकोण जो राजनीति विज्ञान का उभर कर आया, उसी के साथ ये प्रचलन में आया कि मानव का जो सामाजिक व्यवहार होता है वो केवल राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित नहीं है, बल्कि उसके और भी कई सारे कारण
होते हैं। इसलिए मानव का व्यवहार अपने को करना है तो राजनीति की जो अध्ययन विधि है या राजनीति का जो अध्ययन करने का तरीका है वो भी अपने को क्या बनाना पड़ेगा, अंतर अनुशासनात्मक ही बनाना पड़ेगा। इसलिए संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए ये नया जो एक उपागम था अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, ये प्रचलन में आया। अब अपन देखते हैं अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की प्रमुख मान्यताएं क्या थी। देखिए, सबसे पहले ये माना गया कि राजनीति विज्ञान मानव और मानव के व्यवहार से संबंधित विज्ञान है और इसलिए मानव के राजनीतिक पक्ष का अपने को यथार्थवादी और व्यवहारवादी या व्यवहारिक अध्ययन करना जरूरी है और वो तभी हो सकता है जब उसको समाज के विभिन्न पहलुओं से जोड़कर उसका अध्ययन किया जाए। दूसरा ये कि मानव के राजनीतिक व्यवहार को अपन जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, पारिवारिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय, आर्थिक, ये सब प्रभावित करती है। इसलिए उसी रूप में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। इसके अलावा मानव के व्यवहार का यदि यथार्थवादी अध्ययन करना है, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन करना है, तथ्यात्मक रूप से व्यवहारिक अध्ययन करना है, तब ये तभी हो सकता है जब सामाजिक विज्ञान परस्पर निर्भर होकर क्या करें, वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, तकनीक है, तर्क है, इनके ऊपर विश्लेषणात्मक तरीके से वो अध्ययन करें। समस्त सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का केंद्रीय तत्व क्या है, चाहे वो कोई सा विज्ञान है, मानव। तो यदि आप मानव का यथार्थ अध्ययन करना चाहते हो तो आपको अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाना ही होगा। राजनीति विज्ञान में जो ये अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है, इसके 3 दृष्टिकोण या 3 रूप प्रचलन में रहे। परंपरागत दृष्टिकोण, अनुभववादी या व्यवहारवादी दृष्टिकोण और तीसरा था मार्क्सवादी दृष्टिकोण। सबसे पहले अपन देखते हैं परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण का ये मानना है या परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार क्या है अंतर शासनात्मक अध्ययन, तो इसके अनुसार किसी विषय विशेष को, जो भी विषय है, चाहे वो राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, जिस विषय का भी अध्ययन किया जा रहा है उस विषय को अन्य विषयों के तथ्यों, तकनीकों, उपलब्धियों और परिणामों से क्या लेनी पड़ेगी, सहायता, और सहायता लेकर वह अपने अध्ययन को क्या कर सकता है, विकसित कर सकता है या व्यवस्थित कर सकता है, उसका उचित अध्ययन कर सकता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक विषय को अन्य विषयों की सहायता से संपन्न, विकसित और अनुशासित रूप से व्यवस्थित करने का नाम ही क्या है, अंतरशास्त्रीय अवधारणाएं। यानी परंपरागत दृष्टिकोण का ये मानना है कि अन्य विषयों को आत्मसात करना या अन्य विषयों की जो भी तरीके हैं, विधियां हैं अध्ययन करने की या जो विषय हैं उन्हें आलोचनात्मक दृष्टि से अपनाना और जो भी स्रोत है या उन विषयों के लेखक हैं उनके विचारों को स्वीकार करना ही क्या है, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन है। जैसे अपन मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन की बात करें तो मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन द्वारा धर्म और नीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान के साथ जोड़ा गया। फिर अपन देखते हैं कि हीगल ने राजनीति विज्ञान को समझने के लिए, राजनीति को समझने के लिए दर्शन शास्त्र का सहारा लिया। ऑस्टन ने विधि शास्त्र की सहायता के द्वारा राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा दी थी। फिर काम्टे ने समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में जो एक नई राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक भूमिका, राजनीतिक संस्कृति, ये जो नए उपागम सामने आए, ये किसकी देन थे, ये समाजशास्त्र की देन थे। जैसे सन जो ऑगस्टाइन है, थॉमस ने नैतिकता, मार्क्स ने अर्थशास्त्र, ग्राहम वालस ने, जैसे उसकी पुस्तक अभी अपन ने देखा कि राजनीतिक मनोविज्ञान, इस तरीके से राजनीतिक विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक और विकसित बनाने का प्रयास किया गया। तो परंपरागत जो दृष्टिकोण है उसकी ये मान्यता है कि सभी सामाजिक विज्ञानों के ज्ञान का एक संगठित इकाई के रूप में विकास हुआ है और उन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एकीकृत रूप से ही उनका अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा जो दृष्टिकोण है वो है अनुभववादी या व्यवहारवादी दृष्टिकोण। सबसे पहले देखिए, हालांकि व्यवहारवादियों ने अंतर विषयक अध्ययन पर बल दिया था, जैसे चार्ल्स मेरियम वालास, लासवेल है, ग्रीन है, ग्रियर जैसे ये समाजशास्त्री हैं, इन्होंने अंतर शासनात्मक अध्ययन पर बल दिया। व्यवहारवादी दृष्टिकोणों का ये मानना है कि सामाजिक विज्ञानों को एकीकृत बनाया जा सकता है, एकीकृत विज्ञान के रूप में निर्मित किया जा सकता है, और ये इसलिए क्योंकि सभी सामाजिक विज्ञानों की जो अध्ययन विधि है वो क्या है, समान है। इन पर लागू होने वाले या किए जाने वाले जो तर्क भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस आधार पे, इस पद्धति के आधार पे नए प्रतिमान जो है वो स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन इनका एकीकृत रूप से, संपूर्ण रूप से
सब विषयों को जोड़कर यदि अध्ययन किया जाए तो वह अध्ययन ही क्या होगा, उचित होगा और विस्तृत भी होगा। जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, अनुभववादी दृष्टिकोण है, उनका ये मानना है कि सभी विषय और जितने भी विषय हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, उनकी जो मूल तत्व है वो अलग हो सकता है। जैसे राजनीति विज्ञान का केंद्रीय तत्व शक्ति है, अर्थशास्त्र का धर्म के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। यदि अपन समाजशास्त्र का देखें तो उसमें परिवार या समाज से संबंधित अध्ययन किया जाता है। लेकिन इन सभी का लक्ष्य क्या है, किसका अध्ययन करना या किसके बारे में अध्ययन करना, मानव का। और मानव की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सबसे जुड़ी हुई है, चाहे वो राजनीति है, अर्थशास्त्र है या फिर समाजशास्त्र है। इसलिए इनकी अध्ययन पद्धति भी क्या होगी, समान होगी और इनका एकीकृत रूप से अध्ययन किया जा सकता है। तीसरा जो दृष्टिकोण था वो था मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी जो अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण है उसका एक तरीके से आधार है। देखिए, मार्क्स ने ये कहा कि राज व्यवस्था है, चाहे अर्थव्यवस्था है, समाज और संस्कृति इतिहास के मुख्य तत्व है और यदि इनको अपने को समझना है तो अपने को मानवीय ऐतिहासिक तत्वों को और इनको अंगों के रूप में देखना होगा। अन्य सभी तत्वों से ज़्यादा निर्णायक मार्क्स का ये मानना था कि सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी रहती है, अर्थव्यवस्था की। मार्क्स तो कहता भी है कि मानवीय इतिहास उत्पादन में या उत्पादन पर जो प्रणाली होती है उसमें होने वाले परिवर्तनों की कहानी है। यानी किसी विशेष युग या इतिहास काल में उत्पादन की कोई विशिष्ट उत्पादन की जो प्रणाली है वो कार्य करती है और उसी उत्पादन प्रणाली के अनुसार उस काल की जो व्यवस्था है, राज व्यवस्था है, उसका क्या होता है, ढांचा। यानी समाज और संस्कृति, चाहे वो नैतिकता, कानून जो भी है, उसका ढांचा किसके आधार पर तैयार होता है, उत्पादन प्रणाली से तैयार होता है। तो इसलिए जो भी सामाजिक या राजनीतिक, कानूनी, दार्शनिक जो भी परिवर्तनों का कारण होता है वो सब क्या होता है, आर्थिक उत्पादन के कारण होता है। और आर्थिक उत्पादन प्रणालियों का अध्ययन किए बिना अपन किसी भी काल की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए अपने को राजनीति विज्ञान का यदि अध्ययन करना है, राजनीति विज्ञान का संपूर्ण अध्ययन करना है तो अर्थव्यवस्था और इतिहास के साथ एकीकृत रूप से अध्ययन करके ही उसका संपूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरीके से राजनीति विज्ञान का अन्य जब सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध स्थापित करते हुए अध्ययन किया जाता है तो वह पद्धति या फिर वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतः अनुशासनात्मक पद्धति कहलाती है। धन्यवाद।